सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग जो है नेशनलिज्म का जो है राइज इंडिया में कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो 19th सेंचुरी में जो इंडिया में 19th सेंचुरी जो है राइज ऑफ नेशनलिज्म इंडिया में जो 19th सेंचुरी में वो शेप किया गया बहुत से कारण की वजह से। वो सोशल कारण भी थे, बहुत से सोसाइटल, वो कल्चरल भी थे, वो पॉलिटिकल भी थे, वो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी थे। इनके बारे में पढ़ेंगे और बहुत सारे कॉलोनियल इन्फ्लुएंस की वजह से भी इंडिया में एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी लोगों को पैदा हुई कि वी एज अ होल पीपल ऑफ दिस कंट्री एज अ वन। एक फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड जो है नेशनलिज्म क्या, इट्स अ फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड बिलोंगिंग टू ए सर्टन लैंड। तो ये लोगों के अंदर डेवलप होने लगे जब लोगों को सेंस ऑफ प्राइड आया अपने नेशन के बारे में, जब उनको पता चला कि हाउ एक्सप्लॉइटेटिव दिस कॉलोनियल रूल इज। ठीक है, तो ये पीरियड जो है ना, इस पीरियड ने फाउंडेशन ले की है जो लार्ज नेशनल मूवमेंट हम 20th सेंचुरी में देखेंगे और जिसका जो अल्टीमेटली जो है इंडियन इंडिपेंडेंस होगा 1947। तो बहुत सारे रीजंस देखते हैं कि क्यों नेशनलिज्म पहले नहीं राइज हुआ और 19th सेंचुरी में क्यों सडनली नेशनल लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड जो है वो डेवलप हुआ। लोगों को कैसे पता चला कि दिस कॉलोनियल रूल इज हार्मफुल टू द पीपल ऑफ अवर कंट्री, उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। सबसे पहला तो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का इम्पैक्ट, लोगों को पता चला इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन, जो ब्रिटिश पॉलिसी ने जो इंडिया की जितनी भी दौलत थी, धन दौलत थी, जो जिसको सोने की चिड़िया कहा जा रहा था, जब इसको जो है लोगों को पता चला कि किस तरह ब्रिटिश जो है ये टैक्सेस इम्पोज करके, ये ट्रेड को मोनोपलाइज करके, डी इंडस्ट्रियलाइज करके हमारी इकोनॉमी को कैसे यहाँ से सारी दौलत निकाल के इंग्लैंड लेके जा रहे हैं, यूरोप लेके जा रहे हैं। तो जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी, जैसे हैंडलूम वेविंग होती है ना, जो हाथ से बुने जाती चीज़ें, वो अंडरमाइन करके, और ब्रिटिश जो है चीप गुड्स यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते हैं इंग्लैंड और वहाँ से बनाकर गुड्स जो है शर्ट्स पैंट्स ये मशीनों से, और यहाँ लाके इंडियन मार्केट्स में डंप कर देते हैं और लोगों को चीप खरीदवाते हैं। और यहाँ की जो ओरिजिनल इंडस्ट्रीज थी, जो हैंडीक्राफ्ट था, जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी, हैंडलूम वेविंग थी, ये पूरी तरीके से ख़त्म हो गई क्योंकि लोगों को चीप कपड़े मिल रहे हैं। और लार्ज सेक्शन जो इंडियन पॉपुलेशन की है वो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस रही। ठीक है, उनको तो नुकसान हुआ ना इंडियन पॉपुलेशन को। और ये रिजेंटमेंट भी ब्रिटिश के दौरान, ये नाराज़गी भी लोगों की बढ़ रही थी। किस तरीके से ब्रिटिश जो है हमें रूलराइज कर रहे हैं, खुद को इंडस्ट्रियलाइज कर रहे हैं यहाँ से ले जाकर, और हमें एक मार्केट बना के रखा हुआ है। पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन, देखो ब्रिटिश की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है और लेटर जो क्राउन ने टेक ओवर किया 1857 के रिवोल्ट के बाद, तो गवर्नेंस सिस्टम ना हमेशा सेंट्रलाइज्ड होता था। आज जो है, आज रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है इंडिया में, तो क्या डिसेंट्रलाइज्ड है। आज पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, आज स्टेट गवर्नमेंट से फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है, आज लोगों के रिप्रेजेंटेटिव। तब नहीं था, तब लोगों का कोई से नहीं था। ठीक है, तो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन जो इंडिया का, डिस्पाइट उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स के, उसका ग्राउंड वर्क था एक यूनाइटेड इंडियन आइडेंटिटी क्रिएट करनी थी कि हम एज ए होल एक नेशन है। एक नेशन स्टेट का कंसेप्ट इमर्ज करना बड़ा मुश्किल था क्योंकि एक सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी थी। एवरीथिंग इज कंट्रोल बाय फ्यू ऑफिसर्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। फिर सोशल और कल्चरल अवेकनिंग दूसरा रीजन है। देखो, जो इंटेलेक्चुअल 19th सेंचुरी में हमने जो वेरियस रिफॉर्म मूवमेंट पढ़े, किस तरह लोगों ने, बड़े बड़े रिफॉर्मर्स ने ये कहा कि वेस्टर्न एजुकेशन को हमें अडॉप्ट करना चाहिए, हमने इंग्लिश पढ़नी चाहिए, अपने स्पिरिचुअल, अपने इंडियन ईस्ट और वेस्ट का जो है रामकृष्ण मिशन जो कहा था, ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट प्लस वेस्ट दोनों को हमने सिंथेसाइज करना है। तो जब 19th सेंचुरी में एक नई क्लास एजुकेटेड इंडियंस की डेवलप हुई, जब वो लोग एक्सपोज हुए वेस्टर्न आइडिया से, जैसे डेमोक्रेसी है, इक्वालिटी है, नेशनलिज्म है, ये आइडियाज़ जो है यूरोप में बहुत पहले से चल रहे थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन में बहुत पहले से चल रहे थे। लेकिन इंडिया में जो है इन आइडियाज़ का जो है, इन आइडियाज़ को तब लोगों को जब पता चला, जब वो लोग वेस्टर्न एजुकेशन से जो है एक्सपोज हुए और एक नई क्लास, एजुकेटेड क्लास डेवलप हुई। और बहुत से जो इंटेलेक्चुअल अब जो नए पढ़ लिख कर आ रहे हैं, जो बाहर से भी पढ़ के आ रहे हैं, वो क्वेश्चन करने लगे कि हमारे जो सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है इंडिया में, जो सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, सोसाइटी में इनइक्वालिटी है, पॉलिटिकल और पॉलिटिक्स में हमारा कोई रोल ही नहीं, हमारी कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। तो ये जो स्ट्रक्चर ब्रिटिश ने इम्पोज किया हुआ, और फिर क्या करने लगे, ये गलत है, और एडवोकेट करने लगे कि इंडियन सोसाइटी में रिफॉर्म होने चाहिए। समझे, सोशल रिफॉर्म्स। अब बहुत सारी जो रिफॉर्म मूवमेंट चली 18 और 19th सेंचुरी में, जैसे पर्दा सिस्टम, कास्ट सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, सती, विडो बर्निंग होती है ना, जो इन चीज़ों को हटाने के लिए,
तो यहाँ कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ क्या यूनिटी लोगों के अंदर डेवलप हुई। जैसे लीडर राजा राम मोहन राय है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, दयानंद सरस्वती, इन्होंने वर्क किया कि इंडियन सोसाइटी को हम बेहतर बनाएं, रिफॉर्म करें, और उसके साथ साथ एक सेंस ऑफ इंडियन आइडेंटिटी भी क्रिएट करने की कोशिश की। कि एक जब आपको इंडिया के एंशंट के बारे में बताया जा रहा है कि हाउ एक हमारी एक सिविलाइजेशन होती थी, हाउ ग्रेट एम्पायर्स होते थे, हमारा आर्किटेक्चर, हमारे मंदिर, हमारे फोर्ट्स, किलेज, तो ये सारी चीज़ें जब बताई गई तो उन्हें पीपल ऑफ दिस कंट्री ने, उन्हें भी लगा, एक सेंस ऑफ प्राइड फील हुआ कि वी एज ए नेशन ऑल्सो वर समथिंग इन द पास्ट, जो कि कंप्लीटली जो है ख़त्म कर दिया है कॉलोनियल रूल। ये भी एक रीज़न बना इंडियन नेशनलिज्म के राइज। प्रमोशन ऑफ इंडियन कल्चर, देखो ना, मैंने बोला राइज ऑफ नेशनलिज्म लिंक किया जाता है कल्चरल रेनेसा के, जैसे राइटर और इंटेलेक्चुअल जैसे रविंद्रनाथ टैगोर हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है, इन्होंने एम्फसाइज किया कि इंडियन कल्चर कितना रिच है। ब्रिटिश ने जो इंडिया की हिस्ट्री, उसकी वैल्यूज़, तो एक सेंस ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियस बनाया। टैगोर का वर्क जो था, पेट्रोइटिक सॉन्ग्स इंस्पायर किया नेशन प्राइड को कि हमारा नेशन वॉज समथिंग इन द पास्ट। और ये झूठ बोल रहे हैं कि ब्रिटिश के हम लोग जो है बारबेरियंस हैं, हम लोग स्नेक्स और चार्मर्स की लैंड है, ठीक है। इस मिथ को तोड़ने की कोशिश की, तो लोगों को ना लोग रिस्पेक्ट करने लगे अपनी कंट्री को। वो जो रिस्पेक्ट था ना, वो कहीं ना कहीं हम खो चुके थे अपनी कंट्री के लिए। वी नेवर बिलीव्ड दैट वी बिलोंग टू ए सिंगल नेशन, हम एक सिंगल सिविलाइजेशन से बिलोंग करते हैं, ये चीज़ जो है ख्याल ही नहीं आया कई सौ सालों तक। और इसी का जो है फ़ायदा उठाया ब्रिटिश ने। हम जो बिखरे हुए थे, हम जो स्कैटर्ड थे, उनको ईजिली रूल करने का, ठीक है। इस नेशनलिज्म ने क्या किया, हम सबको यूनाइट किया, एंड व्हेन वी वर यूनाइटेड वी फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश फॉर आवर इंडिपेंडेंस। ओके, इकोनॉमिक चेंजेस, तीसरा रीज़न था इकोनॉमिक। पहला पढ़ा हमने पॉलिटिकल, फिर पढ़ा हमने सोशल रिफॉर्म्स, तीसरा इकोनॉमिकल। जब नई मिडिल क्लास कराई, तो देखो ब्रिटिश ने एजुकेशन सिस्टम ने, और जो ट्रेड ग्रो हुआ, जो कॉमर्स, जो इंडस्ट्री इंडिया में, इससे एक नई मिडिल क्लास हुई। देखो, जो ना तो एलीट है, जो ना तो पुअर है, मिडिल क्लास, समझे, जो चैलेंज करने लगी कॉलोनियल अथॉरिटीज़ को। अब जब ये जो है ना, ये पुअर पीपल्स जब ये इस क्लास में आए ना, एक मिडिल रेंज में, जहाँ उनके पास कुछ है, कुछ एजुकेशन है, कुछ इकोनॉमी है, तो वो लोग बेटर फैसिलिटीज़ जो है ना, अब ये चंक जो है ना, ये चंक इंक्रीज़ हुआ, और ये जो है मिडिल क्लास बेटर फैसिलिटीज़ के लिए डिमांड करने लगे। ये एजुकेटेड इंडियन ग्रुप्स जो थे ना, जैसे लॉयर्स हैं, टीचर हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो जो है इंस्ट्रूमेंटल बने कि पॉलिटिकली रिफॉर्म होने चाहिए, वी नीड ग्रेटर रिफॉर्म्स होने चाहिए, हमें और राइट्स चाहिए, ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए हमारा गवर्नमेंट में। तो ये जो मिडिल क्लास का राइज हुआ ना, ये भी बड़ा इंस्ट्रूमेंटल था नेशनलिज्म के राइज में भी। वेस्टर्न एजुकेशन, देखो ब्रिटिश जो एजुकेशन सिस्टम है ना, जिसको जो सिर्फ इसलिए ही डिज़ाइन किया गया था, इसलिए ही प्रमोट किया गया था, ताकि हमें वो कुछ लोग मिलें, हमें वो कुछ इंडिविजुअल्स मिलें जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए हमें काम आएंगे। ब्रिटिश ने इंग्लिश एजुकेशन का प्रमोशन इसलिए किया कि दैट वी वांटेड पीपल टू रन दिस कंट्री प्रॉपरली, हमें कुछ वैसे सिविल सर्वेंट्स चाहिए जो, लेकिन उनके साथ उल्टा हो गया कि जब ये एक्सपोज हुए वेस्टर्न आइडियाज़, इक्वालिटी, फर्टर्निटी, लिबर्टी जैसे आइडियाज़ के साथ, नेशनलिज्म, नेशन स्टेट, डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, इन आइडियाज़ को जब इन्होंने सीखा और इन्होंने अपनी कंट्री में देखा कि हमारी कंट्री में तो क्या हाल है, देयर इज़ नो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो उल्टा जो है स्प्रेड ऑफ नेशनलिस्ट आइडिया हुए। जो इंग्लिश एजुकेशन थी उसने एक्सपोज किया इंडियंस को वेस्टर्न फिलोसफी, जैसे लिबरलिज्म है, नेशनलिज्म है, और ये लोग भी अब पॉलिटिकल ऑटोनॉमी अपनी कंट्री में डिमांड करना शुरू हो गए। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश पे ये एजुकेशन सिस्टम जो है वो बैकफायर किया। तीसरा है फॉर्मेशन हुआ, चौथा इंडियन नेशनल कांग्रेस और बाकी पॉलिटिकल एसोसिएशंस जो 19th सेंचुरी में जो है, लेट 19th सेंचुरी में इंडिया में, जैसे एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ये पहली ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल पार्टी थी इंडिया की, जिसका एम था कि हमें मॉडरेट रिफॉर्म्स चाहिए और इंडियंस को जो है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में होना चाहिए, जो कल इस मुल्क को चला रहे हैं, आखिरकार ये हमारा मुल्क है, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक प्लेटफॉर्म की तरह सर्व किया, जिसने पॉलिटिकल लोगों के अंदर पॉलिटिकल कॉन्शियस और नेशनलिस्ट जज्बात जो मुल्क प्रति, उसको इंक्रीज किया एजुकेटेड इंडियंस में।
बाकी एसोसिएशंस भी आई, इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसे इंडियन एसोसिएशन है, पूना सार्वजनिक सभा है, इंडियन पॉलिटिकल इश्यूज और डिमांड्स को जो है रिफॉर्म्स के लिए पुश करने लगे। फिर पांचवी चीज़ देखो 1857 का रिवोल्ट, इसको कोई फर्स्ट वॉर इंडिपेंडेंस कहता है, कोई स्पाई म्यूटनी कहता है, कोई अपराइजिंग, पहली अपराइजिंग इतनी बड़ी लार्ज स्केल हुई थी। ऑल थ्रो इसमें कोई नेशनलिस्ट मूवमेंट नहीं थी, इसमें इट हैड कुछ प्रोफाउंड और कुछ कल्चरल इम्पैक्ट इसके बाद हुआ, जो आफ्टर मैथ ऑफ रिवोल्ट हुआ ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट। रेबेलियन ने क्या किया, लोगों को इकट्ठे लाया, डिफरेंट अलग अलग क्लास और कम्युनिटीज से और रीजन से, इलाकों से, अगेंस्ट ब्रिटिश, कि उसको हम पूरी तरीके से ख़त्म करें। तो ये कहीं ना कहीं एक बीज थे नेशनलिस्ट थॉट के, पहली बार कहीं ना कहीं, और हम यूनाइट हुए पहली बार इंडिया किसी फॉरगन रूल के अगेंस्ट, ठीक है। और आफ्टर मैथ देखो, जिस तरह से ब्रूटली लोगों को सप्रेस किया गया, जिस तरह से एग्जीक्यूट किया गया, लोगों को एग्जाइल किया गया, जिस तरह से पनिश किया गया लोगों को, जिस तरह से लोगों को जेल में डाला गया, तो ये डिप्रेशन ना, ये जो डिवाइड एंड रूल का जो तरीका था, that one religion is responsible and other is not, although इक्वली रिस्पॉन्सिबल थे दोनों तीनों चारों रिलीजन्स, लेकिन उन्होंने जानबूझ के किया कि नहीं, मुस्लिम्स आर रिस्पॉन्सिबल, हिंदूज आर नॉट, क्रिश्चियंस आर रिस्पॉन्सिबल, जूडिज्म आर नॉट, क्योंकि इनको एक सेंस ऑफ डिवीजन क्रिएट किया गया, ताकि लोगों को लगे कि हमने और इन्होंने मिल के किया था, लेकिन हमें ज़्यादा सज़ा दी गई है, तो हमें क्या है, ब्रिटिश डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, इनके को फेवर कर रहे हैं। तो क्या है, कम्युनलिज्म यहाँ से शुरू हुआ, कम्युनलिज्म शुरू हो गया, समझे। फिर राइज ऑफ रेडिकल नेशनल, जैसे बाल गंगाधर तिलक है, प्रोमिनेंट 19 और 20 सेंचुरी लीडर है, जिन्होंने स्लोगन दिया स्वराज के मेरा बर्थ राइट है, आई शैल हैव इट। ये जो है इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए एक बहुत बड़ी एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी बनी। उन्होंने बहुत सारी जो है फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किए, जहाँ पे लोग मिल के जो है रेजिस्ट कर रहे हैं ब्रिटिश को। स्वदेशी मूवमेंट इनिशिएट हुई जो 1905 में, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, यहाँ पे भी जो है बाइकआउट किया गया गुड्स और सर्विसेज का, और प्रमोट किया गया कि यहाँ होम मेड, इंडियन मेड चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, हमें सेल्फ सफिशिएंट होना है, ठीक है। तो ये मूवमेंट ने गेन किया सिग्निफिकेंट। ये कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से नेशनलिज्म का राइज हुआ। फिर प्रेस ऑफ एंड लिटरेचर, मैंने आपको प्रेस और लिटरेचर के चैप्टर में बताया था कि प्रेस का भी जो है बहुत अहम रोल है राइज ऑफ नेशनलिज्म में इंडिया में, ठीक है। रोल ऑफ प्रेस, जैसे देखो ना, प्रेस ने एक क्रिटिकल रोल प्ले किया स्प्रेड करने के लिए नेशनलिस्ट आइडिया, जैसे न्यूज़पेपर है, जर्नल्स है, जैसे हिंदू था, ट्रिब्यून था, इंडियन मिरर था, ये बड़े प्लेटफॉर्म बने जहाँ बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज डिस्कस किए जाते थे, जहाँ जो ब्रिटिश के द्वारा जो एक्सप्लॉइटेशन की जा रही है हमारी, जो हमसे ज़बरदस्ती, जो उनकी रेवेन्यू पॉलिसीज़ हैं, जो उनके लैंड पॉलिसीज़ है, जो ज़मींदारी सिस्टम है, जो एग्रीकल्चर पे उनका इम्पैक्ट है, इंडस्ट्रीज़ पे, इन चीज़ों के बारे में न्यूज़पेपर्स में डिस्कस होने लगा, ब्रिटिश से रिफॉर्म्स के बारे में जो मांग होने लगी। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें लोगों तक पहुंची और लोगों को पता चला कि कितना अनजस्ट है, कितना इनजस्टिस हो रहा है ब्रिटिश रूल के अंदर। लिटरेचर और नेशनलिज्म, देखो राइटर्स और पोइट्स जो है उन्होंने कंट्रीब्यूट किया सिग्निफिकेंटली टू द राइज ऑफ नेशनलिज्म। जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी है, उनका सॉन्ग है वंदे मातरम, जो एक नेशनल एंथम बना। रविंद्रनाथ टैगोर की पोइट्री और राइटिंग, इन्होंने प्रमोट किया आइडिया इंडिपेंडेंट और एक यूनाइटेड इंडिया का। ये सारी चीज़ें जब लोगों तक पहुंची तो लोगों को जो है पता चला कि ब्रिटिश रूल कैसा है, हाउ अवर इंडिया वॉज एंड हाउ इट शुड बी, नॉट दैट हाउ इट इज़ नाउ। देखो ना, इन्हें पता चला हाउ इंडिया वॉज, हमारा एंशिएंट, एंड हाउ इंडिया शुड बी। तो लोग क्या करने लगे, ड्रीम्स, पीपल वर फैंटेसीज और ड्रीम्स दिखाई गई थ्रू दिस, है ना। लेकिन हाउ इंडिया इज फेमाइन्स, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन, पॉवर्टी, रूरलाइजेशन, ठीक है, डिपेंडेंट ऑन अदर्स। तो ये था। अब ब्रिटिश डिप्रेशन और फेलियर ऑफ, देखो ब्रिटिश एफर्ट्स जब होते थे ना, जो इंडियन पॉलिटिकल एस्पायरेशंस है उनसे कंप्लीटली दूर थे। रिप्रेसिव मेजर्स लिए गए, जैसे आर्म एक्ट 1878 का, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का। ये देखा गया कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स है, इनको दबाने की कोशिश की, लोगों की फीलिंग्स, लोगों के जो जज्बात थे उनको मारने की कोशिश की। ब्रूटल सप्रेशन किया गया बहुत जगहों पर, जब जो अपराइजिंग्स होती थी, जब रिवोल्ट्स होते थे। तो ये चीज़ें जो है, दे वर एक्चुअली, ब्रिटिश वेर एलाइनेटेड देमसेल्व्स फ्रॉम द पीपल ऑफ दिस कंट्री।
डे टू डे पीपल वेर अलाइनेटेड फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, दे थॉट दीज आर द एलियंस, दे आर द एनिमीज, क्योंकि उनके काम भी ऐसे से, दे वर नॉट लिमिटेड रिफॉर्म। देखिए इंडियन काउंसिल एक्ट 1877 आया, लेकिन ये उतना नहीं था कि लोगों को सेटिस्फाई कर सके, उतना सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट में नहीं था, ठीक है। और इसी की वजह से इवेंचुअली जो एंड हुआ ब्रिटिश रूल का, ठीक है। अब हम देखो ये जो वेरियस कारण है, ठीक है, कैसी ब्रिटिश पॉलिसीज की, जिस कौन से कारण से, कौन सी वजहें हैं, रीजन से, जिसकी वजह से जो है नेशनलिज्म का राइज हुआ है इंडिया में, ठीक है। हम जो अर्ली राइज ऑफ नेशनलिज्म पढ़ रहे हैं, अब हम कुछ देखेंगे। देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, हम लोग कुछ उससे पहले के, उससे 1885 जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उससे पहले कोई एसोसिएशंस, ठीक है, जो एसोसिएशंस जो डिज़ाइन हुई वो पढ़ेंगे। देखो 1920 में बंगाल जो था वो मोस्ट पॉलिटिकली एक्टिव रीजन था इंडिया का, फॉर्मेशन हुआ पॉलिटिकल एसोसिएशन का बंगाल का, जिसने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया इंडियन नेशनलिज्म के राइज का, कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट रेजिस्टेंस का, तो वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन जो है, इंडियन एसोसिएशन किसने बनाई थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने और आनंद मोहन बोस ने। पर्पस क्या था? ये इंडियन एसोसिएशन एस्टेब्लिश की गई थी, हम जो है प्रमोट करेंगे पॉलिटिकल यूनिटी अमोंग क्या इंडियन एजुकेटेड इंडियंस के, और डिमांड करेंगे ब्रिटिश से कि हमें इंडियंस को और रिप्रेजेंटेशन दिया जाए गवर्नमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में। इसका एम था कि हम प्रमोट करें एक मॉडरेट पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, और रिफॉर्म्स आने चाहिए, जैसे इंडिया का पार्टिसिपेशन जो है, इंडियन पीपल का पार्टिसिपेशन सिविल सर्विसेज में ज़्यादा होना चाहिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल में होना चाहिए। इंडियन एसोसिएशन जो वन ऑफ द अर्लीस्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन है बंगाल की, जिसने एजुकेटेड जो मिडिल क्लास के एस्पायरेशंस को जो है वो पब्लिक के सामने लाया, वो ब्रिटिश के सामने लाया, दैट वी वांट, इफ़ वी आर एजुकेटेड वी वांट इक्वली पार्टिसिपेशन इन सिविल सर्विसेज एग्जाम्स, इन गवर्नमेंट, इन हाई ऑफिशियल्स। इसने एक क्रूशल रोल प्ले किया अर्ली ईयर्स जो इंडियन नेशनल मूवमेंट के, और जिसने एक फाउंडेशन सेट की लेटर जो राइज हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का। फिर जमींदारी एसोसिएशन, देखो राजा राम मोहन रॉय डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे, राजा राम मोहन रॉय, लेकिन उन्होंने सोशल रिफॉर्म और उनके व्यूज़ जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के थे वो उन्होंने इन्फ्लुएंस किया, किसका? ज़मींदारी एसोसिएशन का। शरद चंद्र रॉय एक प्रोमिनेंट लीडर थे इस फॉर्मेशन के लिए ज़मींदारी एसोसिएशन को, और की फिगर थे ऑर्गेनाइज करने के लिए और लीडिंग करने के लिए बहुत सारी कैंपेन्स। अच्छा, फिर क्या? द्वारका नाथ टैगोर, ये भी एक प्रोमिनेंट फिगर थे बंगाली सोसाइटी के, जो फादर थे रविंद्र नाथ टैगोर के, वो भी इन्वॉल्व थे एक्टिवली ज़मींदारी एसोसिएशंस में, कैसे सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने अपर क्लासेस में। अच्छा, कुछ की एक्टिविटीज जैसे पॉलिटिकल एसोसिएशन इंगेज थी लॉबिंग करने में कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि वो रिपील किया जाए या मॉडिफाई की जाए पॉलिसीज़ जो अफेक्ट कर रही हैं ज़मींदार्स को। उन्होंने पटिशन्स का यूज़ किया, फॉर्मल मीटिंग्स की गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ, प्रेस के साथ, के इंटरेस्ट लैंड लॉ ऑनर्स के। फिर है रोल इन फॉर्मेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल एसोसिएशन। देखो जमींदार एसोसिएशन ने एक क्या है ग्राउंड वर्क सेट कर दिया था, जो इवेंचुअली बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है स्थापना होगी। तो जो जमींदारी एसोसिएशन है वो ज़्यादा फोकस थी इकोनॉमिक और लीगल इंटरेस्ट के लिए, लैंड जेंट्रीज जो लोग लैंड ऑनर्स थे, है ना। ये पॉलिटिकल कॉन्शियस जो है एजुकेटेड जो क्लास थी बंगाल की, उसके अपराइज में बड़ा अच्छा काम किया। अपोजिशन बाई और टू द ब्रिटिश रेवेन्यू सिस्टम, देखो इन्होंने स्ट्रांगली अपोज किया कि जो परमानेंट सेटलमेंट है इंट्रोड्यूस किया गया ब्रिटिश के द्वारा 1970-93 में, जो फिक्स लैंड रेवेन्यू करता है और बहुत हाई लेवल पे, ये जो है ज़मींदार को बर्डन करता है फाइनेंशियली लाइबिलिटीज़ के लिए। और ज़मींदार इंटर्न क्या कर रहे हैं? ज़मींदार जो है पीजेंट्स को तंग कर रहे हैं। अब लैंड रेवेन्यू इतना बड़ा है कि ज़मींदार मजबूर है। ये सिस्टम जो है डीपली अनपॉपुलर था ज़मींदारों में के बीच में, और बहुत कम इकोनॉमिक सर्वाइवल, लैंड रेवेन्यू जो है वो सफिशिएंट नहीं था और सर्वाइवल बड़ा टफ था। सोशल इन्फ्लुएंस, देखो ज़मींदारी इन्फ्लुएंस लार्जली कंपोज था इलाइट लैंड ओनिंग क्लास के लिए, लेकिन ये राइट ऑफ ज़मींदार्स के लिए, समझे, नॉट फॉर द पीजेंट्स और बाकी चीज़ों के लिए। फिर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, देखो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन एक और इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी जो इस्टेब्लिश की गई थी 1866 में। किसके द्वारा? दादा भाई नेहरू जी के द्वारा लंदन में। ये कुछ अर्लियर सिग्निफिकेंट एफर्ट जो लोग अब्रॉड में रह रहे थे, इंग्लैंड में रह रहे थे, उनका जो है वो इश्यूज एड्रेस करने के लिए ब्रिटिश कॉलोनियल इंडिया में और प्रमोट करने के लिए इंडियन इंटरेस्ट विद इन ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम में रहते हुए, ही वॉज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एट दैट टाइम इन इंग्लैंड। ठीक है, एसोसिएशन का एम था कि हम अवेयरनेस राइज करेंगे प्रॉब्लम्स जो फेस कर रहे हैं इंडियंस जो है ब्रिटिश रूल के अंदर, और इन्फ्लुएंस करेंगे ब्रिटिश पब्लिक ओपिनियंस और पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट
हम रिफॉर्म करेंगे कि हम लोग जो है ब्रिटिश के अंदर रह के उनको इन्फ्लुएंस करेंगे, उनको बताएंगे कि व्हाट्स रॉन्ग, और हम जो है पॉलिटिकल एस्टेब्लिश मतलब रिफॉर्म करेंगे जो इंडिया में पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है। फिर एक और थी द मद्रास नेटिव एसोसिएशन, ये भी जो है अर्लियर पॉलिटिकल जो है ऑर्गेनाइजेशन है, जो बंगाल क्या है पॉलिटिकल एसोसिएशन, ठीक है। इसका कंट्रीब्यूट जो था कॉन्शियसनेस राइज करनी है पीपल में ऑफ दिस कंट्री, बताना है उनको व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है। इसने भी ग्राउंड वर्क सेट किया फ्यूचर जो इंडियन मूवमेंट्स होंगे इंडिया में, ठीक है। फिर जो है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की स्ट्रगल किया, लोगों के राइट्स के लिए लड़े, है ना। फिर एक पूना सार्वजनिक सभा, देखो पूना सार्वजनिक सभा जो है ये जो है ये किसके द्वारा की गई थी, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। पूना सार्वजनिक सभा जो थी ये जो है ये लोगों के हेल्प टू क्रिएट पॉलिटिकल रिफॉर्म्स फॉर इंडिया टू वॉइस देयर कंसर्न, इट लेड द फाउंडेशन फॉर लेटर पॉलिटिकल मूवमेंट्स ऑल्सो। लेकिन ये पूना सार्वजनिक सभा का जो है किसने इसका किया था मुझे याद है था, लेकिन मैं भी भूल रहा हूँ। पूना सार्वजनिक सभा, अच्छा मैं आपको बाद में बताता हूँ। इसके प्लेटफॉर्म फॉर बाल गंगाधर तिलक, देखो पूना सार्वजनिक सभा जो थी ना उसने प्लेटफॉर्म भी एक तरह का मिला किसको, बाल गंगाधर तिलक को, कि वो जो है अपने जो ओपिनियंस हैं वो लोगों के सामने बता सके, किस तरीके का ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही है इंडियंस के साथ। इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडिपेंडेंस मूवमेंट के जो एक लीडिंग फिगर थे, तो उनका वो स्लोगन भी है स्वराज इज बर्थ एंड आई शैल हैव इट रेजोनेट वाइडली इन इंडिया। और सभा जो है वो कंट्रीब्यूट किया पॉपुलर आइडिया, जैसे सेल्फ रूल का आइडियाज़ था, ठीक है। वो जो है इन्होंने क्या किया, स्प्रेड किया कि किस तरीके से आइडिया स्वराज क्या है उसको लोगों को बताया कि हमें अपनी गवर्नमेंट चलानी है, ये एलियन पीपल्स आर क्या है। हाँ, पूना सार्वजनिक सभा जो है वो किसके द्वारा की गई थी, महादेव गोविंद रानडे, अरे कैसे भूल गया मैं, महादेव गोविंद रानडे, और बाकी लोग भी थे, महादेव गोविंद रानडे याद रखना, ठीक है, ठीक है। 1878 के दौरान 1878 में जो है ये लॉन्च की गई थी, ये भी जो है नेशनल कांग्रेस से पहले की थी, ठीक है। फिर आती है इंडियन लीग है, देखो इंडियन लीग भी जो है ना ये भी फाउंड की थी 1875 में, किसके था, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, एक पॉलिटिकल लीडर और सोशल रिफॉर्मर थे बंगाल के। ये भी इंटरेस्ट जो इंडियन के इंटरेस्ट जो है अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल, इसको भी एक अर्लियर जो है वन ऑफ द अर्लीस्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन इंडिया में जिन्होंने वर्क किया था पॉलिटिकल अवेयरनेस लोगों के अंदर फैलाने के लिए। इंडिया का पार्टिसिपेशन होना चाहिए गवर्नेंस में, तो रिफॉर्म होने चाहिए ब्रिटिश रूल के अंदर। फिर एक आती है, एक मैं आपको बताता हूँ, एक है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ठीक है। इसमें कुछ एसोसिएटेड पॉलिटिकल लीडर्स हैं जैसे बदरुद्दीन तैयब, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। फिर इसमें हैं और पॉलिटिकल लीडर्स आते हैं इसमें, जैसे फिरोज शाह मेहता, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी में ही आते थे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो थी, ये याद रखना है, ठीक है आपने, फिरोज शाह मेहता है। फिर जो है केटी तेलिंग है, कब बॉम्बे प्रेसिडेंसी 1885 में, ठीक है, ये फॉर्म की गई थी। इंडियन लीग हो गया, इंडियन एसोसिएशन कोलकाता में भी थी एक, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, जो आनंद मोहन बोस, ये मैंने आपको बता दिया। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नेहरू जी की मैंने आपको बताई। तो ये कुछ एसोसिएशंस थी, ठीक है। प्री कांग्रेस, देखो इन्होंने जो है बहुत सारी चीज़ की, जैसे इन्होंने आर्म्स एक्ट जो पास हुआ था, जो है ना आर्म्स एक्ट 1878 का जो पास हुआ था, उसके खिलाफ कैंपेन किया इन एसोसिएशंस ने। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के खिलाफ, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था 1878 का। फिर जो है राइज वॉलेंटरी जो है वॉलेंटरी कॉप्स राइज करने में, ये बहुत सारी वेरियस इश्यूज थे जिनके खिलाफ इन्होंने जो है लड़ा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।